हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 8 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इसका पहला पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग करेंगे पार्ट 2। अगला टॉपिक है सम ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। यानी कि इस बार हम लोग किसी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल के मेजरमेंट का सम पता करेंगे कि किसी भी पॉलीगन के सारे एक्सटीरियर एंगल का सम होता कितना है। तो सम पता करने से पहले चलो ये समझते हैं कि या आखिर ये एक्सटीरियर एंगल कहते किसको है। तो जैसे हम यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं। अब ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका एक्सटीरियर एंगल हम कौन से एंगल को बोलेंगे? तो ट्रायंगल के किसी भी एक साइड को और थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, तो ये जो बाहर वाला एक्सटीरियर मतलब होता है बाहरी, तो ये जो बाहर वाला एंगल हुआ यही एक्सटीरियर एंगल कहलाया। तो यहाँ इस ट्रायंगल में कितने एक्सटीरियर एंगल्स बनेंगे? तो ये पहला साइड का एक्सटीरियर एंगल था, उसका ये दूसरा साइड है, तो हम इसको भी आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ये दूसरा एंगल हो गया, और फिर यहाँ यहीं से तीसरा साइड इधर लिए, ये हो गया तीसरा एंगल। तो ट्रायंगल है, तीन साइड्स है, तो तीन ही एक्सटीरियर एंगल बनेगा। अगर क्वाड्रिलेटरल होगा, चार साइड होता है उसमें, तो चार एक्सटीरियर एंगल। तब सवाल यहाँ पर एक और क्या आता है कि हम इस साइड को जो ऐसे ड्रॉ आगे बढ़ा के एक एक्सटीरियर एंगल कर रहे हैं, हम इसी साइड को पीछे भी तो बढ़ा के ऐसे कर सकते थे एक और। तो हमें ऐसे नहीं करना, हमें करना कैसे है, किस तरह से एक्सटीरियर एंगल को ड्रॉ करना है। जैसे हम इसी ट्रायंगल को एक बार फिर से इधर ड्रॉ करते हैं। इस फिगर में हम लोग इसको राइट साइड आगे बढ़ाए थे, इस बार हम लोग इसी साइड को लेफ्ट की तरफ आगे बढ़ाएंगे, तो ये भी एक्सटीरियर एंगल हुआ। तो फिर ये समझ में नहीं आया कि यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल नीचे की तरफ हो गया, यहाँ पर एंगल लेफ्ट साइड हो गया, तो आखिर हम लोग एक्सटीरियर एंगल बनाएंगे कैसे? तो असल में हम लोगों को करना क्या है, किसी भी एक साइड को किसी भी डायरेक्शन में बढ़ा देना है, आगे या पीछे। जैसे यहाँ पर इधर बढ़ा, अब यहाँ से हम जब दूसरा साइड लेंगे तो ध्यान देना है दूसरा साइड कि जिस सीक्वेंस में हम लोग पहले साइड को यहाँ से आगे बढ़ाए, उसी सीक्वेंस में दूसरे साइड को आगे बढ़ाएंगे। तो ये दूसरा एक्सटीरियर एंगल, और फिर यहाँ से तीसरा साइड स्टार्ट होता है, तो यहाँ से इसको हम इधर ले गए, तो ये हो गया तीसरा एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पर अगर हम इसका नाम दे ए बी और सी, और यहाँ हम दे एक्स वाई और जेड, तो इस ट्रायंगल के भी सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल का सम उतना ही होगा जितना इस ट्रायंगल के सारे एक्सटीरियर एंगल का सम होगा। तो ये एक्सटीरियर एंगल का सम होता कितना है? तो ये होता है 360 डिग्री। तो क्या ये 360 डिग्री सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल हुआ? नहीं, ये सिर्फ ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम नहीं है, ये किसी भी पॉलीगन के सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम है। जैसे हम लोग यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेते हैं, ये रहा रेक्टेंगल। अब हम इसको किस तरफ बढ़ाएं? जैसे हम इस साइड को या तो इधर बढ़ा सकते हैं या फिर इधर, तो किसी भी तरफ बढ़ाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलो हम इधर बढ़ा दिए, तो एक एंगल बना यहाँ पे, ये एक्सटीरियर एंगल है। दूसरा एंगल कैसे बनेगा? जब हम इस यहाँ से इस साइड को उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ा दिए, ये दूसरा हुआ। अब यहाँ से ये तीसरा साइड चल रहा है, तो हमें बस सीक्वेंस को फॉलो करना है, सीक्वेंस नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अगर हम ऐसे लिए और इस साइड को हम इधर नहीं बढ़ा के इस तरफ बढ़ा दिए, तो ये गलत हो जाएगा। हमें बस एक ही सीक्वेंस में चलना है। तो इस बार अगर हम लोग यहाँ पर इसका नाम रखते हैं ए बी सी और डी, तो ए बी सी डी इन सारे एक्सटीरियर एंगल का सम भी 360 ही होगा। और ये सिर्फ हम लोग ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल और ये क्वाड्रिलेटरल, सिर्फ इसी की बात नहीं करेंगे, कोई भी पॉलीगन हो। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर एक दूसरा पॉलीगन लेते हैं, और जरूरी नहीं कि वो पॉलीगन रेगुलर ही हो, इरेगुलर भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर ये जो हम लोग पेंटागन लेते हैं, ये थोड़ा सा इरेगुलर ले लेते हैं। चलो, ये एक इरेगुलर पेंटागन है, इसको हम लोग थोड़ा सा और टेढ़ा कर लें और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये चलो, ये 5 साइड हो गया। 5 साइड है तो पेंटागन है, और पेंटागन है तो इसका पहला एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर है, दूसरा ये रहा, तीसरा यहाँ पर, चौथा इधर, और पांचवा ये रहा। इस बार भी अगर हम लोग पांचों एंगल को जोड़ें तो फिर से 360 ही आएगा। यानी कि नंबर ऑफ साइड किसी भी पॉलीगन में कितने भी हो, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स हमेशा 360 ही होगा। अब कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल को
क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर एक ट्रायंगल है जिसमें 3 एक्सटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं, जिसमें कि 2 का वैल्यू है और तीसरे की जगह पे एक्स है। तो इस बार हमें एक्स का वैल्यू पता करना है। तो जैसा कि हम लोग अभी अभी क्या सीखे हैं कि किसी भी पॉलीगन के सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। तो यहाँ पर चलो हम सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल को सम करते हैं और इसके इक्वल में कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। और अब हम लोग यहाँ पर लाइक टर्म्स यानी कि इन दोनों नंबर को जोड़ते हैं। तो ये हो गया 215 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। और यहाँ से हम जब x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 215 डिग्री, और इस तरह से ये हो जाएगा 145 डिग्री। तो ये काफ़ी आसान था, काफ़ी आसानी से हम लोगों ने x का वैल्यू निकाल लिया। दूसरा सवाल भी वही है, हमें x का वैल्यू पता करना है, लेकिन इस बार तो बस एक ही एक्सटीरियर एंगल ये दिया हुआ है और तो कोई एंगल है नहीं। तो आखिर हम लोग इस सवाल को बनाएंगे कैसे, क्योंकि ज़्यादा कुछ जानकारी है नहीं। यहाँ पर क्या था, 3 एंगल थे, 3 एक्सटीरियर एंगल था और 2 एक्सटीरियर एंगल का पता वैल्यू दिया हुआ था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर तो एक भी वैल्यू नहीं दिया हुआ। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो हर साइड पे एक निशान है, और हर साइड पे जो निशान है वो सिमिलर निशान है। इसका मतलब कि ये जैसा भी पॉलीगन है वो एक रेगुलर पॉलीगन है। और इसमें साइड कितने हैं, तो टोटल 6 साइड है, तो टोटल 6 एक्सटीरियर एंगल भी होगा, और सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल बराबर भी होंगे। क्यों, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन है। तो चलो सारे के सारे एक एक्सटीरियर एंगल अगर x है तो सारा का सारा एक्सटीरियर एंगल x ही होगा। तो टोटल 6 एंगल है, तो हम लोग 6 बार x लिखे और इक्वल में 360 डिग्री, क्योंकि किसी भी पॉलीगन के सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। और इस तरह से यहाँ पर सारे x को जोड़ने के बाद ये आया 6x, और अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 60 डिग्री। तो इस तरह से ये जो रेगुलर पॉलीगन था यानी कि रेगुलर हेक्सागन था, इसके सारे एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री के हैं। हमारा अगला सवाल है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन y। किसी रेगुलर पॉलीगन के मिनिमम इंटीरियर एंगल कितने हो सकते हैं, यानी कि इंटीरियर एंगल का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है और क्यों। तो आखिर इस सवाल को हम लोग बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये मान लेते हैं कि लेट द एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू x। ये हो गया एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन x। ध्यान इस बात पर देना है कि ये रेगुलर पॉलीगन है, और हम ये भी मान लेते हैं कि इसके पास नंबर ऑफ n एंगल्स हैं। n साइड या n एंगल एक ही बात है। जिस रेगुलर पॉलीगन में जितने साइड होते हैं उतने ही एंगल्स भी होते हैं। तो टोटल एंगल यानी कि सम ऑफ एंगल अगर हम लोग निकालें तो हमारे पास पहले से ही एक फॉर्मूला है n-2 इंटू 180। अब टोटल एंगल, अगर एक एंगल का मेजरमेंट x है और ऐसे ऐसे टोटल n एंगल्स हैं, तो टोटल एंगल तो n इंटू एक्स भी निकलेगा। एक एंगल का मेजरमेंट x तो 2 एंगल का 2x और 3 एंगल का 3x, ठीक वैसे ही n एंगल का nx, तो हम लोग यहाँ पर nx। अब इसको हम इक्वेट करेंगे n-2 इंटू 180 से, और हमको करना क्या है, x का मिनिमम वैल्यू पता करना है। तो x का वैल्यू पता करना है। चलो n को दूसरे साइड करते हैं, यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा n-2 अपॉन n, इसको ब्रैकेट के अंदर इंटू 180 डिग्री। हम इस ब्रैकेट को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पर n से n कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर x का जो वैल्यू आया 1-2 अपॉन n इंटू 180 डिग्री। हमको करना क्या है, x का मिनिमम वैल्यू पता करना है। तो x का मिनिमम वैल्यू, लेकिन अब x तो इतना के बराबर हो गया, इसका मतलब कि हमको इतना का मिनिमम वैल्यू पता करना है। इसको मिनिमम होना चाहिए। अब ये मिनिमम होगा कैसे, क्योंकि इसमें 180 तो फिक्स्ड है, ये ना तो 179 हो सकता है ना ही 181। तो हम इसको इग्नोर करते हैं। इस पूरे को मिनिमम लाने के लिए हमें सिर्फ इस ब्रैकेट को मिनिमम लाना पड़ेगा, यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि हमें अब 1-2 अपॉन n को मिनिमम लाना पड़ेगा।
अब ये मिनिमम आएगा कैसे? ये मिनिमम तभी आएगा जब हम 1 में ज़्यादा बड़े से बड़ा नंबर घटा दें। हमें पूरा को छोटा लाने के लिए इस नंबर को बड़ा बनाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ से हमें एक और बात पता चला कि 2/n को यहाँ पर मैक्सिमम करना पड़ेगा। जैसे ही 2/n मैक्सिमम होगा, ये पूरा मिनिमम हो जाएगा। अब 2/n मैक्सिमम कैसे होगा? यहाँ पर 2 तो फिक्स्ड है, 2 को तो हम चेंज कर ही नहीं सकते। n को मैक्सिमम, हमको पूरे को मैक्सिमम करने के लिए n को ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि n तो एक वेरिएबल है। तो n को चेंज करना, और वो भी इस तरह से कि हमें 2/n मैक्सिमम आए। तो n डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर वाली चीज़ जब बड़ी हो जाती है तो पूरा का पूरा फ्रैक्शन छोटा हो जाता है, और जब ये n छोटा हो जाए तो पूरा का पूरा फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है। यानी कि इस पूरे फ्रैक्शन को मैक्सिमम लाने के लिए हमें n को मिनिमम लाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ से हमें इस बात का पता चला कि n का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए। अब ये n का वैल्यू मिनिमम, इसका ये मतलब हुआ कि n है क्या? तो नंबर ऑफ साइड्स है, और सबसे छोटा वाला पॉलीगन जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ साइड्स हों, तो वो कौन सा? वो तो ट्रायंगल है। यानी कि ट्रायंगल से छोटा तो और कोई दूसरा पॉलीगन होता नहीं है जिसमें 3 से भी कम साइड हो, तो नहीं होता। इसका मतलब कि n का मिनिमम वैल्यू 3 हो गया। अब अगर n का मिनिमम वैल्यू 3 हुआ, इसका मतलब कि ये वैसा ट्रायंगल है जो जिसमें 3 साइड है। ट्रायंगल में तो वैसे भी 3 ही साइड होते हैं। ये वैसा ट्रायंगल है जिसमें 3 साइड होने के साथ साथ ये रेगुलर भी है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। और हम सभी लोग जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल कितने डिग्री का होता है? तो वो होता है 60 डिग्री का। तो इस तरह से हमें x का वैल्यू आ गया 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री वो मिनिमम इंटीरियर एंगल है कि इससे छोटा और कोई दूसरा एंगल हो ही नहीं सकता किसी रेगुलर पॉलीगन में। तो इस तरह से 60 डिग्री हो गया हमारा आंसर। हमारा अगला टॉपिक है काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, और इसमें पहला क्वाड्रिलेटरल है ट्रेपेजियम का। ये ट्रेपेजियम कहते हैं किसको? सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि क्वाड्रिलेटरल जो कि 4 साइड का बना होता है उसी को हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो ट्रेपेजियम भी 4 साइड का बना हुआ एक क्लोज्ड कर्व है। तो क्वाड्रिलेटरल वैसा क्लोज्ड फिगर जिसके 4 साइड्स हों, और साथ ही साथ वो उसके अपोजिट साइड्स का एक पेयर, बस सिर्फ एक पेयर पैरेलल हो। तो इस तरह के क्वाड्रिलेटरल को हम लोग बोलेंगे ट्रेपेजियम। अगर हम इसका नाम दें ABCD, तो ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सिर्फ AD और BC पैरेलल है। तो ट्रेपेजियम मेनली क्वाड्रिलेटरल के जितने भी काइंड्स होते हैं सबको हम उसके प्रॉपर्टी से ही पहचानेंगे, इसके डेफिनेशन से नहीं। तो ट्रेपेजियम का डेफिनेशन एक तरह से उसका प्रॉपर्टी ही है। तो वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसके वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो। इसका यह मतलब हुआ कि ट्रेपेजियम हम लोग वैसे क्वाड्रिलेटरल को बोलेंगे जिसमें 2 पेयर में से एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए, यानी कि AD और BC पैरेलल हो। तो ट्रेपेजियम की एकमात्र यही प्रॉपर्टी है, AD पैरेलल टू BC। इसके अलावा इसके अगर हम लोग एंगल्स की बात करें तो इसके जो एंगल्स हैं, जैसे एंगल A और एंगल B, इनका सम 180 होगा। एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। साथ ही साथ एंगल C और एंगल D का भी सम 180 डिग्री होगा। तो चलो ये थे कुछ प्रॉपर्टीज ट्रेपेजियम के। अब हम लोग सेकेंड टाइप के क्वाड्रिलेटरल पे चलते हैं जिसका नाम है काइट। काइट ये तो एक पतंग का नाम है। तो हाँ बिल्कुल, असल में पतंग के साइज को ही यहाँ पर काइट कहा गया है। तो अगर हम उसको यहाँ पर ड्रॉ करें तो ये रहा पतंग। तो काइट, इसका भी नाम हम लोग रखते हैं ABCD। अब इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत ये है कि इसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं। एडजेसेंट साइड्स यानी कि AB जितना होगा उतना ही AD होगा, और BC जितना होगा उतना ही CD होगा। तो चलो इसको भी यहाँ पर नोट करते हैं। काइट का भी डेफिनेशन भी वही होगा, इसका प्रॉपर्टी ही, यानी कि प्रॉपर्टी से ही हम लोग काइट को पहचानेंगे। जब किसी क्वाड्रिलेटरल के एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएं,
दो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, जैसे ए बी और ए डी, साथ ही साथ बी सी और सी डी अगर इक्वल हो जाए तो वैसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग बोलते हैं काइट। तीसरे तरह का क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है। अब ये पैरेललोग्राम हम लोग कहते किसको है और पहचानेंगे कैसे? तो पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होने के साथ साथ इक्वल भी होते हैं। जैसे कि ए डी और बी सी पैरेलल भी है और ए डी और बी सी इक्वल भी है। साथ ही साथ ए बी और डी सी पैरेलल भी है और ए बी और डी सी इक्वल भी है। तो चलो इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ए डी पैरेलल टू बी सी, कॉमा ए बी पैरेलल टू डी सी। अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए, साथ ही साथ अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं। ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड ए बी इज इक्वल टू डी सी। तो ये तो बात हो गई साइड्स की। अब अगर हम लोग एंगल की बात करें तो इसको अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, जैसे कि एंगल बी और एंगल डी इक्वल होंगे और साथ ही साथ एंगल ए और एंगल सी भी इक्वल होगा, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। इसके अलावा अगर हम पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स की बात करें तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, जैसे कि एंगल ए प्लस एंगल बी 180 होगा। साथ ही साथ एंगल बी प्लस एंगल सी भी 180 ही होगा। फिर एंगल सी प्लस एंगल डी और एंगल डी प्लस एंगल ए, ये सारे के सारे 180 होंगे। तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। इसके अलावा ये तो चलो हो गया साइड और एंगल्स की बात। अब अगर हम लोग बात करें इसके डायगनल्स की, डायगनल्स हम लोग पहले से जानते हैं, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने से ये डायगनल बनता है। तो चलो हम यहाँ पर इसके दोनों डायगनल्स को ड्रॉ करते हैं और इसके इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग ओ नाम देते हैं। तो इसका एक और प्रॉपर्टी क्या है कि इसके डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे कि ये जो डायगोनल बी डी है वो ए सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और जैसे ही ए सी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ इसका मतलब कि ए ओ और ओ सी ये दोनों के दोनों बराबर होंगे। साथ ही साथ ये जो ए सी है वो बी डी को बाइसेक्ट करता है, यानी कि बी ओ और ओ डी ये भी बराबर होगा। तो इस तरह से पैरेललोग्राम के कई सारे प्रॉपर्टीज़ हैं। साइड के प्रॉपर्टी अलग हैं, एंगल के अलग है, फिर साथ ही साथ इसके डायगोनल्स के भी हैं।